वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर वन जो कि वर्ष 2021 में आपकी परीक्षा हुआ था पेपर वन की, जिसमें हिंदी की जो प्रश्न पूछा गया था वह सभी हिंदी के प्रश्न मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। और यह सभी प्रश्न आपका 21 दिसंबर 2021 को सीटेट पेपर वन में पूछा गया प्रश्न है हिंदी का। ठीक है, यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से आपको बहुत सारे फ़ायदा है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको रिपीटेशन होगी। दूसरी कि परीक्षा में हूबहू आपका क्वेश्चन जो है यही रहेगी, सिर्फ आपका थोड़ा बहुत शब्दों को उलट पुलट कर पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का पूछा जाता है आपका सीटेट की एग्ज़ाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आप सीटेट पास कर जाएंगे। 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है वह सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक हम 2011 से लेकर के 2021 तक आपका सीटेट पेपर वन में जितने भी परीक्षा हुआ है, जितने भी वर्ष में, सभी को हम आपका सभी वीडियो में डाल चुका हूं। यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम 21 दिसंबर 2021 को जो सीटेट पेपर वन में हिंदी का प्रश्न पूछा गया था वो सही प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीटेट पेपर वन की हिंदी जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया सभी प्रश्न से। प्रश्न दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ 121 से 128 नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर आपका दिया हुआ है अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद को पढ़ लीजिए। इस अनुच्छेद पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अनुच्छेद चिनार में पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की विशिष्ट क्षमता होती है। यह पर्यावरण प्रदूषण को भी सरलता से सहन कर लेता है। यही कारण है कि यह एक विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाला वृक्ष बन गया है। कौन? आपका चिनार वृक्ष। ठीक है, चिनार वृक्ष जो है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करके और अनुकूलन करने की विशिष्ट क्षमता होती है। ठीक है, यह पर्यावरण प्रदूषण को भी सरलता से सहन कर लेता है। यही कारण है कि यह विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाला वृक्ष बन गया है। फिर आगे कहता है, वर्तमान समय में इसे एशिया के अधिकांश देशों के साथ ही यूरोप और अमेरिका के बहुत से भागों में भी देखा जा सकता है। इंग्लैंड में विशेष रूप से लंदन में एक बहुत बड़े क्षेत्र में चिनार से मिलते जुलते वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों में चिनार के सभी गुण देखने को मिलते हैं। फिर आगे कहता है, किंतु कुछ भिन्नताएं भी है। इनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि इन्हें अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारत में से ले जाया गया, अथवा यह भी हो सकता है कि ये चिनार की संकर प्रजातियां हो। 30 से 40 मीटर ऊंचा और लगभग 1.2 मीटर घेरे वाला यह भव्य एवं शानदार वृक्ष कश्मीर की शोभा है। चिनार की गणना विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों में की जाती है। इसकी आयु भी बहुत लंबी होती है। यह वृक्ष 100 वर्षों में लगभग 30 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। कौन? आपका चिनार वृक्ष 100 वर्षों में 30 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है एवं इसकी तना 1 मीटर घेरे वाला हो जाता है। चिनार के वृक्षों को प्राकृतिक क्षति भी बहुत कम होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता होती है तथा यह तेज हवाएं भी सहन कर लेता है। इसकी जड़ों से यदि कोई छेड़छाड़ की जाए तो भी यह नष्ट नहीं होता है। चिनार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके 5 मीटर ऊंचे 5 मीटर ऊंचे वृक्ष को भी एक स्थान से
दूसरे स्थान तक उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं। उत्तर भारत का यह शानदार विशाल वृक्ष पूरे वर्ष बहुत सुंदर दिखता है, किंतु सर्दियों के मौसम में अपने तने और फूलों के कारण यह सर्वाधिक सुंदर दिखाई देता है। आजकल चिनार को उत्तर भारत के कुछ अन्य स्थानों पर लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हमें कश्मीर के साथ ही नई दिल्ली, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़ आदि स्थानों पर चिनार वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, किंतु इन वृक्षों में कश्मीर के चिनार वृक्षों जैसी ऊंचाई और फैलाव नहीं है। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, पहले आपको अनुच्छेद दिया जाएगा, उसके बाद इस पर जो प्रश्न होता है उसको पूछा जाता है। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है, तो अभी पढ़े हैं ना कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है आपका चिनार वृक्ष। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, चिनार वृक्ष। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि चिनार वृक्ष की विशेषता नहीं है, तो चिनार वृक्ष की विशेषता क्या नहीं है बताइए। तो इसका विशेषता नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लगना, यह विशेषता नहीं है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चिनार वृक्ष लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिनार वृक्ष कब सर्वाधिक सुंदर दिखता है। तो चिनार वृक्ष जो है सर्दियों के मौसम में सबसे अधिक सुंदर दिखता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, सर्दियों में। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर भारत में चिनार के वृक्ष कहाँ मिलेंगे। तो उत्तर भारत में चिनार के जो वृक्ष है ये आपका देहरादून में मिलेंगे। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। प्रश्न कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन क्षमता के कारण चिनार, पर्यावरण के साथ अनुकूलन क्षमता के कारण चिनार जो है, चिनार कैसा दिखता है। तो यह आपका अपने तनों को लंबा करता है। ठीक है, अपने तनों को लंबा करता है। ऑप्शन 3 है राइट आंसर हो जाएगा, अपने तने को लंबा करता है पर्यावरण के साथ अनुकूलन क्षमता के कारण। ठीक है, चिनार का वृक्ष जो है वो अपने तने को क्या करता है, लंबा करता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, शब्द समूह से भिन्न कौन है। तो ऑप्शन में है तेज हवा, लंबी आयु, और उसके बाद है विशाल वृक्ष और सर्वाधिक सुंदर। इनमें से कौन सबसे भिन्न है, भिन्न को चुनना है। तो विशाल वृक्ष ये सबसे भिन्न है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, विशाल वृक्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वाधिक शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा प्रत्यय होगा सर्वाधिक शब्द में। तो एक प्रत्यय है। ठीक है, सर्वाधिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रत्यय है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऊंचाई शब्द है, तो ऊंचाई शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई शब्द। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश 129 से 135 दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, 129 से 135 तक का जो प्रश्न है यह अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है, इसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो पहले आप अनुच्छेद को पढ़िए, इसी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आपको देखने को आगे मिलेगा। अनुच्छेद बचपन के अनुभवों को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए परिवार में सदस्यों की संख्या और आर्थिक स्थिति, परिवार तथा समुदाय के रीति रिवाज, परंपराएं, उनके नैतिक मूल्य और विश्वास, आवास क्षेत्र आदि, जिस प्रकार से समाज में हम रहते हैं वह हमारे बचपन को प्रभावित करता है।
5 वर्ष का एक बालक स्कूल जाने लगता है, उसी उम्र का दूसरा बालक दूध दोहने तथा खेतीबाड़ी में अपने पिता की मदद करता है और 5 वर्षीय अन्य बालक सड़कों पर अखबार बेचता है। भारत में बचपन को अधिक रचनात्मक अवसर देने एवं उसे शिक्षा से जोड़ने का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। बाल श्रम पर रोक लगाने तथा बच्चों का सृजनात्मक जीवन सुनिश्चित किए जाने के लिए बाल श्रम निरोधक कानून बनाया गया। वर्ष 2000 में बचपन को विविध खतरों से बचाने के लिए बाल संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। भारतीय योजना आयोग, जिसको अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी शिक्षा के बारे में कहा था कि वह द्रुत आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी प्रगति प्राप्त करने और ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने में एक अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चों को शैक्षणिक विकास के साथ पूर्ण न्याय कर सकता है। ठीक है, तो ये तो अनुच्छेद दिया हुआ था। अब इस अनुच्छेद पर जो प्रश्न है उसको यहाँ पर दिया हुआ है। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न को प्रश्न है कि बचपन की स्वाभाविकता बनाए रखने में सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बचपन की स्वाभाविकता बनाए रखने में सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ऑप्शन में दिया बच्चे की, परिवार की, शिक्षा की, समाज की। क्या होगा राइट आंसर? बचपन की स्वाभाविकता बनाए रखने में सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? राइट आंसर बताइए। तो समाज की सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका होती है बचपन की स्वाभाविकता बनाए रखने में। ठीक है, बच्चे की, परिवार की, शिक्षा की होती है, लेकिन समाज की कम भूमिका होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा समाज की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न सभी बच्चों के बचपन का स्वरूप होता है। तो सभी बच्चों के बचपन का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन में दिया हुआ एक समान, भिन्न, जटिल, सरल। तो सभी बच्चों के बचपन का स्वरूप किस तरह से होता है? तो भिन्न होता है। ठीक है, किस तरह का होता है? भिन्न होता है। सभी बच्चों के बचपन का स्वरूप कैसा होता है? भिन्न होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा भिन्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। देश के आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देश के आर्थिक विकास और प्रौद्योगिक प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, बताएंगे तो आपका है शिक्षा। ठीक है, देश के आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षा है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न है आपके सामने। बालक संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। तो बालक संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है आपका बालकों को विभिन्न खतरों से बचाना। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा बालकों को विभिन्न खतरों से बचाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। अनुच्छेद में बचपन को प्रभावित करने वाले कारकों में किसका उल्लेख नहीं है? अनुच्छेद में बचपन को प्रभावित करने वाले कारकों में से किसका उल्लेख नहीं है, बताएंगे इसका राइट ऑप्शन। तो स्कूल का। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा स्कूल। प्रश्न है आपके सामने। प्रारंभिक में उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, तो प्रारंभिक में उपसर्ग क्या होगा, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो प्र उपसर्ग है प्रारंभिक में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा प्र। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि विश्वास का विलोम शब्द है। तो विश्वास का विलोम शब्द होता है आपका अविश्वास। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा अविश्वास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न करता है कि बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि। तो बच्चों की जो भाषा होती है ना, यह किसकी संकेत देता है, बताएंगे राइट आंसर। तो वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं बच्चा। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं। यह बच्चों की भाषा के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि बच्चे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि वाइगोत्स्की डैश का समर्थन करते हैं। वाइगोत्स्की डैश का समर्थन करते हैं। तो वाइगोत्स्की साहब सामाजिक अंतःक्रिया का समर्थन करते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने। मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, यह कथन किसका है?
मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, यह कथन किसका है? बताएंगे यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ना, यह कथन कैसा है? मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, यह कथन कैसा है? यह कथन कैसा है बताएंगे। तो ऑप्शन में दिया हुआ 4 ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, दूसरा पूर्णतः सत्य नहीं है, तीसरा आंशिक रूप से सत्य है और चौथा पूर्णतः असत्य है। क्या होगा राइट आंसर? मातृभाषा में क्वेश्चन कहता था कि मातृभाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, यह कथन क्या है बताइए? कथन क्या है बताइए इसका राइट आंसर। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। मातृभाषा में ही बच्चों का मस्तिष्क जो होता है ना, क्या होता है? पहले क्रियाशील होता है, यानी यह बात क्या है? पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, पूर्णतः सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? कहानियाँ जो होती है बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को। ठीक है, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को कहानियाँ बच्चों के भाषा के विकास को सबसे अधिक जो है ना प्रभावित करती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डांस के रूप में कार्य करता है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य जो है डांस के रूप में कार्य करती है। तो साहित्य जो है ना प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में कार्य करती है। पढ़ने सीखने की प्रक्रिया में साहित्य जो है प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणात्मक स्रोत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? किसे आप सर्वाधिक महत्व देंगे? तो कहानी की दोहराना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में कहानी के दोहराने पर सबसे अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन 3 है राइट आंसर होगा, कहानी को दोहराना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपका सुनना और दोहराना। ऑप्शन 1 राइट आंसर जगह, सुनना और दोहराना सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उद्देश्य होता है कविता का भावार्थ बताना। ऑप्शन 1 राइट आंसर जगह, कविता का भावार्थ बताना प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर जगह, कविता का भावार्थ बताना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी है। तो पढ़ने सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी आपका क्या है? राइट आंसर बताइएगा। तो इसका होगा आपका पुनरावृत्ति। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, पुनरावृत्ति पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी होती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, पुनरावृत्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर कैसा होता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर, लेखन क्षमता का अवमूलन। ठीक है, लेखन क्षमता का अवमूलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। भाषा और विचार। तो भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, भाषा और विचार क्या है? एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा क्या है? राजभाषा है। हिंदी भाषा क्या है आपका? राजभाषा है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, राजभाषा।